कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलों को जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता सपनों का हकीकत बन जाना, इतना आसान नहीं होता सपनों का हकीकत बन जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जहांगीर और आज जो मित्र हैं बात करेंगे रीट के अंतिम दिनों की रणनीति के बारे में। क्योंकि जो हमारे जो मित्र है इनका जो है बहुत बार जो है निवेदन आ रहा था कि सर जो है अंतिम दिनों को लेकर के जो है एक वीडियो लेकर के आओ, निर्देशन दो, मार्गदर्शन जो है वो हमें मिले और साथ ही साथ मोटिवेशन को लेकर के भी जो है, क्योंकि अभी जो है ये समय है इसमें थोड़ी एनर्जी नहीं बन पा रही है, पढ़ने का जो है मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन में ये हो रहा है कि पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तो इन पे भी जो है अपन डिस्कस करेंगे। मित्रों मेरे पास जितने भी मित्रों के फ़ोन आते हैं वो कई बार ऐसा कह देते हैं कि सर यूट्यूब पे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो हम इसलिए कॉल करते हैं कि जो कॉल करने पे जो बात होगी वो थोड़ी रियल होगी। लेकिन मैं मित्रों एक साफ साफ बात बताता हूँ, मैं जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो बता रहा हूँ वही चीज़ मेरी आपसे जब प्रत्यक्ष रूप से जब दूरपास से बात होती है तब भी मैं यही बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जो है महीने में कभी एक आध बार वीडियो डाल रहा हूँ, कभी वीक में एक बार आता है। वो जब कभी मित्रों का निवेदन आता है और कभी कभार ऐसा लगता है मुझे कि नहीं ये काम की चीज़ है और मुझे बतानी चाहिए, तभी मैं वीडियो डालता हूँ। बाकी ना तो मेरा यूट्यूब से कोई अट्रैक्शन है, ना ही कुछ ऐसा कोई खास अट्रैक्शन होता है। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन जो है कर पाऊँ, ठीक है ना। समय भी कम मिलता है, बहुत सी जो है व्यस्तताएँ रहती है, विद्यालय को लेकर के रहती है, लेकिन जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी तो है, तो समय जो है बहुत कम मिलता है। तो मित्रों आज के कुछ बिंदु रहेंगे। सबसे पहला बिंदु रहेगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, दूसरा जो बिंदु रहेगा वो मोटिवेशन को लेकर के रहेगा और तीसरा बिंदु जो रहेगा वो अपना जो अंतिम दिनों की जो रणनीति है इसको लेकर के रहेगा। इन दिनों में किस तरीके से आपको सर्वाइव करना है। तो मित्रों टेस्ट सीरीज को लेकर के बात करेंगे। भ्रम रहता है, कई कैंडिडेटों के मन में ये भ्रम रहता है कि टेस्ट सीरीज सर देते हैं, जो है नंबर कम आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और डर लगता है कि इतने नंबर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ मित्रों कि मान लो आपने कोई टेस्ट दिया है और उस टेस्ट में आपके 80 नंबर, आपने सिलेबस पूरा कर लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन आपके 80-90 नंबर आ गए या 100 नंबर आ गए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप तैयारी छोड़ देंगे? सबसे बड़ी यहाँ मोटिवेशन की मैं बात ये कर रहा हूँ, क्या आप तैयारी छोड़ देंगे? क्या आपके मन में ये लग गया कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसे बहुत कम कैंडिडेट हैं जो नहीं पढ़ रहे हो, कह रहे हमें तो लेना देना ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके मन में ये बात तो जरूर है कि किस्मत खुल सकती है। और ये जो बात अंदर चल रही है ना, किस्मत खुल सकती है, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है और इस बात को लेकर के आप तैयारी करिए। नंबर कम आने के बाद में आप तैयारी तो नहीं छोड़ देते ना, नंबर कम आते हैं फिर भी आप पढ़ना जारी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास है कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता पेपर अच्छा जाए, सेटल हो जाए और सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो इसको लेकर के परेशान। अब दूसरी बात मित्रों ये बताता हूँ, ये जो रीट के एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट है, इनका जो एज ग्रुप है 22 से लगा करके 40 साल 42 साल का जो है एज ग्रुप है। इस एज के जो है कैंडिडेट इसमें तैयारी कर रहे हैं। 22 साल का जो कैंडिडेट होता है, जो अभ्यर्थी होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और एक परिपक्व सोच लेकर के जो है तैयारी कर रहा होता है। मुझे बताइए, उसके यदि नंबर कम आते हैं, बच्चे की तरह चंचल मन बना करके जो है हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहाँ तक लाजमी है ये बात? आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो मन में ये होना चाहिए कि हाँ 80 नंबर आ रहे हैं तो मुझे इसको 90 कैसे करना है। ऐसे नहीं कि 80 नंबर आ रहे हैं बस किताबें वगैरह समेट करके जो है रख दी, नहीं करनी तैयारी, सिलेक्शन होगा नहीं। नंबर तो टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज सिलेक्शन थोड़ी करवाती है। टेस्ट सीरीज आपकी क्या करवाती है, आपका जो है फ्लो बनाती है। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज कभी ये आकलन नहीं कर पाएगी कि आपका जो है रीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैंने कई सारे ऐसे कैंडिडेट, मेरे जो रीट के साथ में तैयारी करने वाले बंदे थे, जिनके टेस्ट सीरीज में 90 नंबर आते थे, 100 नंबर आते थे, रीट में उनके 115, 116, 118 नंबर भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं रेशियो तो बढ़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज को लेकर के चिंता नहीं करनी है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो रीट में भी कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने ये बात श्योर आपको बताई है कि ये जितनी भी टेस्ट सीरीज आ रही है, यकीनन हम भी जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं,
आरबीएससी के सिलेबस को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं अपन आरबीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और वो जो टेस्ट सीरीज है आरबीएससी को फॉलो नहीं कर पाती है, तो नंबर का रेशियो कम रहना लाजमी है, इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप जो आरबीएससी का सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए पढ़िए और जब पेपर आएगा अपने आप नंबर जो है आपके अच्छे आएंगे। टेस्ट सीरीज को लेकर के क्लियर कर दी बात। टेस्ट सीरीज जो है आप खुद सेलेक्ट करके लेकर आइए मार्केट में, और मैं तो कहता हूँ ये जो अंतिम दिन है इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने कई अभ्यर्थी देखे हैं जो शुरू में 80 नंबर लेके आ रहे थे, 85 नंबर लेके आ रहे थे, लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है टेस्ट सीरीज की वजह से, क्योंकि पढ़ तो वो वैसे भी रहे थे और पढ़ने का फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो प्रश्न करने का तरीका आपको समझ में आता है, समय समायोजन जो है उसमें आपका सेट होता है, तो फ़ायदा इसका मिलेगा। और मैंने एक बात पहले भी बताई थी मित्रों कि आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, आपने 2 बार 3 बार रिवीजन भी कर दिया और आपको उस समय भी ऐसा लग रहा है नहीं कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो मैं जो है 120 से 125 नंबर लाने वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो सीधा यदि एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके नंबर जो टेस्ट सीरीज देने से आने वाले थे उससे कम आएंगे, ये मैं श्योर कह रहा हूँ। लेकिन यदि उसने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो उसके नंबर और भी अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है मित्रों, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिलता है, किसी भी भ्रम में रहना मत। कोई आपको कह दे कि टेस्ट सीरीज डीमोटिवेट करती है और टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, तो ये बात बिल्कुल भी मत मानना। टेस्ट सीरीज जो है क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष रूप से इसका फ़ायदा मिला है और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको फ़ायदा करेगी। टेस्ट सीरीज को लेकर के क्लियर हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों मोटिवेशन को लेकर के। यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ मित्रों मैं, और उदाहरण बिल्कुल ही आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि आप किसी बाइक को लेकर के जो है किसी फलानी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं और घर से जो है आपने बाइक ली, आपने देखा ही नहीं उसके अंदर पेट्रोल कितना है क्या है, आप बाइक लेकर के सीधा रवाना हो गए। और जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अचानक से जो है आपकी बाइक का जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वहाँ जो है आकर के आप बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके जो है आप किसी का वेट करते हैं कि कोई आए तो किसी से थोड़ा बहुत जो है पेट्रोल लेकर के थोड़ी सी गाड़ी आके लेकर के जाए। सामने से कोई बंधु आता है और आप उसको जो है निवेदन करते हैं और वो आपकी स्थिति देख करके जो है थोड़ा सा जो है पेट्रोल देता है। आप वापस गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और चलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, ये वापस पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आप वापस उसी जगह पर बैठ जाते हैं, फिर और किसी नए बंदे का इंतज़ार करते हैं, फिर कोई बंदा आता है, आप उनसे पेट्रोल मांगते हैं, डालते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो आपके साथ में हो रहा है वैसा ही हो रहा है। आपने शुरू से आपने अपने अंदर जो है एनर्जी स्टोर करी ही नहीं। शुरू से आपने देखा ही नहीं कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है, शुरू से देखा ही नहीं कि आपको करना क्या है, प्लानिंग बनाई ही नहीं। और जब अंदर एनर्जी नहीं होती है तो आप जैसे बैठ गए सर, मोटिवेशन नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया आपके अंदर का। अब आप किसी वीडियो को देख करके पेट्रोल ले रहे हैं, किसी फलाने बंधु से कोई सेलेक्ट हुआ बंदा है उससे जो है मार्गदर्शन लेकर के पेट्रोल ले रहे हैं, तो कितना चलेगा? थोड़ी देर चलेगा, वापस स्थिति तो वही बननी है ना। तो ये जो मोटिवेशन है वो खुद के अंदर से लाना पड़ेगा और वो जो है एक एनर्जी है जिस समय के लिए आपके अंदर स्टोर करनी पड़ेगी कि मुझे 3 महीने तक जो है लगातार डटे रहना है, ये जो 2 महीने लगातार डटे रहना है, कहीं पर भी जो है मुझे रुकना नहीं है। अगर ये शुरू से ठान लिया, शुरू से आपने ये टंकी फुल कर दी ना, तो आपकी गाड़ी कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है। तो आपने शुरू से टंकी फुल करी नहीं, देखा नहीं और बीच में रुक रहे हो, मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। मोटिवेशन कोई दूसरा बंदा देता है, पेट्रोल कोई दूसरा बंदा देता है तो थोड़ा सा देता है और वो जो है गाड़ी बहुत कम दूरी तय कर पाती है। लेकिन खुद ने यदि आपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलवाया, आपने टंकी फुल करवाई है, तो गाड़ी बहुत लंबी चलेगी। आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो मित्रों, ये जो समय है ना, इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल ही साफ साफ बता देता हूँ, यहाँ ये भले आप इसको मोटिवेशन मानो, कुछ भी मानो, ये जो एनपीएस स्कीम है, ये एनपीएस स्कीम जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो लेट लगते हैं जॉब में, जो जिनकी जो सर्विस होती है बहुत कम होती है। यहाँ
बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यदि आप जितना जल्दी लगोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। निसंदेह ये बात तो है कि ओपीएस से जो है एनपीएस थोड़ी स्कीम जो है बेहतर नहीं है। ओपीएस जो है एक पूर्ण रूप से पेंशन स्कीम थी, लेकिन ये तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है एनपीएस। लेकिन यहाँ एनपीएस का फायदा उसी को ज़्यादा मिलेगा जो ज़्यादा सर्विस करेगा। बिल्कुल ही साफ साफ है, मैंने एनपीएस कैलकुलेटर से पूरी गणना कर रखी है कि अगर एक बंदा 33 साल जॉब करता है, 34 साल जॉब करता है, तो एक साल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है। तो सोचिए आप, यदि आपकी 30 साल जॉब रहेगी तो कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने 10 साल या 15 साल जो है जॉब करी तो उसमें जो आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलना। तो ये अंदर रखिए कि जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको नौकरी लेनी है। आई बात समझ में? क्योंकि ये लेट हो गए, अगर आप तैयारी जारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी ना कभी होगा ही, लेकिन ये लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है मित्रों, तो ये सोचिए मत, बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। सोचने के लिए आपके पास समय नहीं है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो सोचना बंद कर दीजिए, अब काम करने का वक्त आ गया है। और ये जो अंतिम दिन है, इन अंतिम दिनों में मैं एक बताता हूँ सक्सेस ऑफ की। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आपने सारा सेलेक्ट कर लिया है, भ्रम में जाना नहीं है, नई बुक लानी नहीं है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लेके आ सकते हो। सबसे बड़ी चीज टेस्ट सीरीज देनी है, क्या कमियां रही है आकलन करना है, और रिवाइजन जो आप करते हो वो टेस्ट सीरीज के आधार पर करना है। रिवाइज टेस्ट सीरीज ही आपका सिलेक्शन करवाए। सक्सेस ऑफ की है ये, आप ये जो सूत्र है ना, ये पकड़ के रखिए, और ये अंतिम जो ये दिन है इनमें जो है इसको अपने ऊपर लागू करिए। इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो बात बता दी रणनीति को लेकर के, कोई मैंने विशेष जो है रणनीति नहीं बताई है, एक एरिया बताया है, इस एरिया में आपको चलना है। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं मित्रों बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो भ्रम है, ये जो डर है, सबके अंदर रहता है। और कई बार जो है मेरे पास ऐसे मित्र जो है कॉल आते हैं, कहते हैं सर संस्कृत कमज़ोर है, सर साइको कमज़ोर है। तो उनके लिए बात बताऊं, लगभग 90% कैंडिडेट ऐसे हैं, 99% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक पार्ट तो कमज़ोर होता ही होता है। एसएस के जितने भी मैंने ज़्यादातर कैंडिडेट देखे हैं, उनका संस्कृत का पार्ट जो है बहुत कमज़ोर है। ज़्यादातर जीके बहुत अच्छा है, 60 में से 55 नंबर भी लेके आ रहे हैं, 51 नंबर भी लेके आ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में उनके 20 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो इसको लेकर के भी डरना नहीं है। वीक पॉइंट है, उसमें आप कोशिश करिए कितना अच्छा कर सकते हैं। नंबर कम आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, वो भरपाई कहीं और हो जाएगी। मेरे जैसे साइको में 18 नंबर आए थे, लेकिन मैंने भरपाई जो है वो हिंदी में कर दी थी, तो भरपाई कहीं ना कहीं हो जाएगी। सारे पार्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं आएंगे। मैंने बताया था जो लैंग्वेज के पार्ट होते हैं बहुत इजी आते हैं, सब्जेक्ट का पार्ट भी जैसे एसएस में बहुत इजी आया था, तो कुछ पार्ट जो है बहुत इजी आएंगे, उसमें भरपाई हो जाएगी। और इसको लेकर के चिंता करनी नहीं है। सबके साथ में ऐसा हो रहा है जैसा आपके साथ में हो रहा है, ऐसे आप अकेले नहीं हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।